नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो वीरों के रक्त से लिखे गए हैं। आज की यह कहानी भारत के स्वाभिमान और बलिदान की सबसे बड़ी मिसाल है। हम आपको मेवाड़ की उस पवित्र भूमि पर लेकर चलेंगे जहां की मिट्टी में भी केसर की सुगंध आती है। यह कहानी चित्तौड़गढ़ के उस महान किले की है जो आज भी अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। आज हम बात करेंगे रानी पद्मावती के उस जौहर की जिसने अग्नि को भी पवित्र बना दिया था। हम बात करेंगे राजा रतन सिंह के उस न्याय की जिसकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। हम आपको बताएंगे उस क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जिसने मानवता को शर्मसार किया। इस वीडियो में हम इतिहास के उस दौर का सफर करेंगे जब तलवारों की खनक ही संगीत हुआ करती थी। यह कहानी प्रेम की है, त्याग की है और एक ऐसे भीषण युद्ध की है जो इतिहास में अमर हो गया। आप जानेंगे कि कैसे मुट्ठी भर राजपूतों ने दिल्ली की विशाल सेना का सामना किया था। इस रोमांचक और ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। कृपया आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दें ताकि यह वीर गाथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। भारतवर्ष का इतिहास राजस्थान के वीरों के बिना अधूरा माना जाता है। राजस्थान की धरती पर कदम रखते ही एक अलग ही ऊर्जा और शक्ति का अनुभव होता है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा मेवाड़ राज्य हमेशा से ही अपनी आन और बाण के लिए प्रसिद्ध रहा है। मेवाड़ केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और धर्म का रक्षक माना जाता था। यहाँ के वीरों ने कभी भी किसी विदेशी आक्रमणकारी के सामने सिर नहीं झुकाया। चित्तौड़गढ़ का किला मेवाड़ की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक बनकर खड़ा था। यह किला इतनी ऊंचाई पर बना था कि दुश्मन इसे देखकर ही अपना हौसला खो देते थे। किले की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि बड़े बड़े हाथियों की टक्कर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। उस समय चित्तौड़ की गद्दी पर रावल रतन सिंह विराजमान थे। राजा रत्न सिंह गुहिल वंश के एक अत्यंत प्रतापी और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे, ऐसा उनका अद्भुत न्याय था। प्रजा अपने राजा को भगवान की तरह पूजती थी और राजा अपनी प्रजा को संतान मानते थे। चित्तौड़ के खजाने धन धान्य से भरे हुए थे और राज्य में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। व्यापारी दूर दूर से व्यापार करने चित्तौड़ आते थे और यहाँ की समृद्धि देखकर दंग रह जाते थे। राजा रत्न सिंह कला और साहित्य के भी बहुत बड़े प्रेमी थे। उनके दरबार में दूर दूर से कलाकार और विद्वान अपनी कला का प्रदर्शन करने आते थे। लेकिन चित्तौड़ की इस शान में चार चांद लगाने वाली थी महारानी पद्मावती। रानी पद्मावती के रूप और सौंदर्य की चर्चा केवल मेवाड़ में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थी। कहा जाता है कि विधाता ने जब पद्मावती को बनाया होगा तो वह भी अपने हुनर पर इतराया होगा। रानी पद्मावती सिंगल देश की राजकुमारी थीं, जिसे आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। बचपन से ही पद्मावती अत्यंत रूपवान होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमानी भी थीं। उन्हें युद्ध कला और राजनीति का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, जो उस समय दुर्लभ था। रानी पद्मावती के पास बचपन में एक तोता था जिसका नाम हीरामन था। वह तोता बहुत ही ज्ञानी था और वह इंसानों की बोली भी समझता और बोलता था। वह तोता रानी का बहुत अच्छा मित्र था और उन्हें देश विदेश की खबरें देता रहता था। राजा रत्न सिंह ने एक कठिन स्वयंवर में अपनी वीरता सिद्ध करके रानी पद्मावती को प्राप्त किया था। विवाह के बाद जब रानी पद्मावती चित्तौड़ आईं, तो लगा जैसे साक्षात लक्ष्मी घर आ गई हों। उनके आने से महल की शोभा और राजा का भाग्य कई गुना बढ़ गया था। रानी की वाणी में कोयल जैसी मधुरता थी और उनकी चाल में हंस जैसी गरिमा थी। राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती का जीवन बहुत ही सुखमय बीत रहा था। वे दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे और राज्य के कल्याण के लिए कार्य करते थे। लेकिन कहते हैं कि पूर्णता और बहुत ज्यादा खुशी इस संसार को बर्दाश्त नहीं होती। जहां सुंदर फूल होते हैं, वहां अक्सर कांटे भी अपनी जगह बना ही लेते हैं। मेवाड़ के दरबार में राघव चेतन नाम का एक बहुत ही ज्ञानी राजपुरोहित रहता था। राघव चेतन वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा झाता था और राजा उसका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन ज्ञान के साथ साथ उसके मन में घोर अहंकार और कुटिलता भी भरी हुई थी। वह दुनिया को दिखाता था कि वह एक पुजारी है, लेकिन अंदर से वह कुछ और ही था। वह गुप्त रूप से काला जादू और तंत्र मंत्र की भयानक साधना भी करता था। उसे लगता था कि अपनी काली शक्तियों से वह राजा और पूरे राज्य को अपने वश में कर सकता है। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अपने विरोधियों को रास्ते से हटा देता था। एक दिन राघव चेतन अपनी काली विद्या का प्रयोग कर रहा था, तभी वह रंगे हाथों पकड़ा गया। राजा रतन सिंह को जब यह पता चला तो उन्हें बहुत गहरा धक्का लगा। एक ब्राह्मण होकर ऐसी आसुरी विद्या का प्रयोग करना राजा को बिल्कुल स्वीकार नहीं था।
राजा रतन सिंह ने अपने धर्म और न्याय का पालन करते हुए राघव चेतन को कड़ी सजा सुनाई। उन्होंने राघव चेतन का मुंह काला करके उसे गधे पर बैठाकर राज्य से बाहर निकाल दिया। यह सजा राघव चेतन के लिए मृत्युदंड से भी ज्यादा अपमानजनक थी। पूरे नगर के सामने उसका अपमान किया गया और उसे देश निकाला दे दिया गया। राघव चेतन ने जाते जाते कसम खाई कि वह चित्तौड़ की ईंट से ईंट बजा देगा। उसने कहा कि जिस राजा ने मेरा अपमान किया है, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। वह प्रतिशोध की आग में जलता हुआ उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस समय दिल्ली के तख्त पर अलाउद्दीन खिलजी का क्रूर शासन था। अलाउद्दीन खिलजी एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और निर्दयी शासक था। वह खुद को दूसरा सिकंदर मानता था और पूरी दुनिया को अपनी तलवार के जोर पर जीतना चाहता था। उसके लिए नैतिकता, दया और धर्म का कोई मतलब नहीं था। वह बस जीतना जानता था। उसने अपने ससुर की हत्या करके दिल्ली की गद्दी हासिल की थी। राघव चेतन दिल्ली पहुंचा और उसने खिलजी के दरबार में जाने की एक योजना बनाई। वह जानता था कि खिलजी को शिकार का बहुत शौक है और वह अक्सर जंगल में आता है। राघव चेतन जंगल में जाकर बांसुरी बजाने लगा, जहां खिलजी अक्सर शिकार के लिए आता था। उसकी बांसुरी में एक अजीब सा जादू था जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था। बांसुरी की मधुर और जादुई धुन सुनकर खिलजी के सैनिक वहां पहुंच गए। वे राघव चेतन को पकड़कर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सामने ले गए। खिलजी ने जब उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो राघव चेतन ने अपनी चाल चली। उसने कहा कि मैं एक साधारण कलाकार हूं, लेकिन मेरे पास जो ज्ञान है वह आपके काम आ सकता है। खिलजी उसकी बातों और उसके आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ और उसे अपने दरबार में जगह दे दी। धीरे धीरे राघव चेतन ने अपनी बातों से खिलजी का विश्वास जीतना शुरू कर दिया। वह खिलजी को भविष्य की बातें बताता और उसे दुनिया जीतने के सपने दिखाता। एक दिन मौका पाकर राघव चेतन ने अपना असली पत्ता फेंका। उसने खिलजी से कहा कि आप दुनिया भर की चीजें जीत रहे हैं, लेकिन असली रत्न तो मेवाड़ में है। खिलजी ने हैरानी से पूछा कि ऐसा कौन सा रत्न है जो मेरे खजाने में नहीं है। तब राघव चेतन ने रानी पद्मावती के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करना शुरू किया। उसने कहा कि पद्मावती जैसी स्त्री इस पूरी धरती पर दूसरी कोई नहीं है। राघव ने कहा कि उसके रूप के सामने आसमान का चांद भी फीका लगता है। उसने खिलजी की हवस और लालच को भड़काने के लिए तरह तरह की उपमाएं दी। उसने कहा कि रानी पद्मावती साक्षात स्वर्ग की अप्सरा लगती है। उसने कहा कि जब वह पानी पीती है तो पानी भी उसके गले से उतरता हुआ दिखाई देता है। राघव चेतन ने कहा कि जिसके पास पद्मावती है वही इस दुनिया का असली सुल्तान है। यह सब सुनकर अलाउद्दीन खिलजी का मन पूरी तरह से डोल गया। उसके अंदर की वासना और लालच जागृत हो उठा और वह बेचैन हो गया। उसने सोचा कि ऐसी नायाब खूबसूरती तो सिर्फ मेरे हरम की शोभा बढ़ानी चाहिए। अलाउद्दीन ने उसी वक्त अपने सेनापतियों को बुलाया और युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। उसने कहा कि हमें तुरंत चित्तौड़ के लिए कूच करना होगा। मुझे वह रानी चाहिए। खिलजी की सेना में लाखों सैनिक थे और हजारों की तादाद में घोड़े और हाथी थे। जब यह विशाल सेना दिल्ली से चली तो पूरी जमीन कांपने लगी। आसमान में धूल का ऐसा गुबार उठा कि दिन में ही अंधेरा छा गया। रास्ते में आने वाले हर गांव और शहर को रौंदती हुई यह क्रूर सेना आगे बढ़ी। कुछ ही दिनों में खिलजी की विशाल सेना चित्तौड़गढ़ के पास पहुंच गई। उसने किले के नीचे अपनी विशाल छावनी डाल दी और किले को चारों तरफ से घेर लिया। चित्तौड़ के किले की दीवारों से राजपूतों ने देखा कि नीचे तो जैसे सिरों का समुद्र लहरा रहा है। दुश्मन की सेना इतनी विशाल थी कि उसका और छोर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा रतन सिंह ने तुरंत अपने सभी सरदारों और सेनापतियों की बैठक बुलाई। सभी राजपूत सरदारों ने एक स्वर में कहा कि हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। चित्तौड़ का किला अभेद्य था और पहाड़ी पर था, इसीलिए खिलजी अंदर नहीं घुस पा रहा था। खिलजी ने अपनी सेना को आदेश दिया कि किले पर पत्थरों की बारिश की जाए। बड़ी बड़ी मशीनों से किले की दीवारों पर भारी पत्थर बरसाए जाने लगे, लेकिन चित्तौड़ की मजबूत दीवारें उन पत्थरों को आसानी से झेल गईं। ऊपर से राजपूत सैनिक दुश्मनों पर तीरों की जबरदस्त बौछार कर रहे थे। राजपूतों का निशाना इतना पक्का था कि हर तीर दुश्मन की छाती को चीर देता था। खिलजी को लगा था कि वह अपनी ताकत से कुछ ही दिनों में चित्तौड़ को जीत लेगा, लेकिन यहां तो कई महीने बीत गए और उसे रत्ती भर भी सफलता नहीं मिली। गर्मियों की तेज धूप और फिर बारिश ने खिलजी की सेना का बुरा हाल कर दिया था। उसके सैनिकों का मनोबल टूटने लगा था और राशन भी कम पड़ने लगा था। बीमारियां फैलने लगी थीं और खिलजी के सैनिक मरने लगे थे। खिलजी समझ गया कि केवल ताकत से इस किले को जीतना नामुमकिन है। अब उसने उस हथियार का इस्तेमाल करने की सोची जिसमें वह माहिर था, और वह था छल। उसने राजा रतन सिंह के पास एक दूत भेजा और संधि का झूठा प्रस्ताव रखा।
संदेश में लिखा था कि सुल्तान अब युद्ध नहीं चाहता और वापस दिल्ली लौटना चाहता है। खिलजी ने कहलवाया कि उसने रानी पद्मावती की सुंदरता की बहुत तारीफ सुनी है। उसने कहा कि वह रानी को अपनी बहन मानता है और बस एक बार उन्हें देखना चाहता है। उसने कसम खाई कि अगर उसे एक झलक मिल जाए तो वह सेना लेकर चला जाएगा। यह प्रस्ताव सुनकर राजा रतन सिंह अत्यंत क्रोधित हुए और उनका खून खौल उठा। राजपूत संस्कृति में किसी पराये पुरुष का रानी को देखना घोर अपमान माना जाता था। राजा ने दूत को धक्के मारकर बाहर निकालने का आदेश देने ही वाले थे। तभी उनके बुद्धिमान मंत्रियों ने उन्हें रोका और स्थिति की गंभीरता समझाई। मंत्रियों ने कहा कि महाराज, हमारा अन्न का भंडार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर युद्ध हुआ तो हजारों निर्दोष लोग मारे जाएंगे और पूरा राज्य तबाह हो जाएगा। प्रजा की भलाई के लिए एक राजा को कभी कभी कड़वा घूंट भी पीना पड़ता है। काफी विचार विमर्श के बाद राजा रत्न सिंह ने भारी मन से यह शर्त मान ली, लेकिन उन्होंने भी अपनी तरफ से सुरक्षा की बहुत कड़ी शर्तें रखीं। राजा ने कहा कि खिलजी रानी को सीधे अपनी आंखों से नहीं देख सकेगा। उसे केवल दर्पण में रानी का प्रतिबिंब देखने की अनुमति होगी, वह भी दूर से। खिलजी तो जैसे तैसे बस किले के अंदर घुसना चाहता था, इसलिए वह तुरंत मान गया। निश्चित दिन अलाउद्दीन खिलजी अपने कुछ चुने हुए अंगरक्षकों के साथ किले में आया। राजपूत वीरों ने अपनी तलवारों पर हाथ रखे हुए उसे अंदर जाने दिया। खिलजी की आंखों में धूर्तता थी और वह किले के रास्तों को ध्यान से देख रहा था। वह मन ही मन किले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहा था। उसे महल के एक विशेष कक्ष में ले जाया गया, जहां एक बड़ा दर्पण लगा था। रानी पद्मावती उस कक्ष से काफी दूर एक सरोवर के किनारे खड़ी हुई। उनका प्रतिबिंब सरोवर के पानी से होता हुआ उस दर्पण पर पड़ा। खिलजी ने जैसे ही दर्पण में रानी की धुंधली सी छवि देखी, वह स्तब्ध रह गया। उसने अपने पूरे जीवन में इतनी सुंदरता की कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस पल उसकी नीयत पूरी तरह से खराब हो गई और वह पागल हो गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब तो वह इस रानी को पाकर ही रहेगा। उसने अपने चेहरे के भावों को छिपाया और राजा रत्न सिंह की मेहमान नवाजी की तारीफ की। कुछ देर बाद राजा रत्न सिंह शिष्टाचार के नाते उसे छोड़ने किले के द्वार तक आए। राजपूत परंपरा में अतिथि को भगवान माना जाता है, इसलिए राजा निहत्थे थे। इसी बात का फायदा धोखेबाज अलाउद्दीन खिलजी ने उठाया। जैसे ही वे किले के अंतिम द्वार पर पहुंचे, खिलजी ने अपने सैनिकों को इशारा कर दिया। वहां पहले से छिपे खिलजी के सैनिकों ने राजा रतन सिंह को अचानक दबोच लिया। इससे पहले कि राजपूत सैनिक कुछ समझ पाते, खिलजी राजा को लेकर अपनी छावनी में भाग गया। किले में हाहाकार मच गया कि हमारे राजा का धोखे से अपहरण हो गया है। खिलजी ने तुरंत संदेश भिजवाया कि अगर राजा की जान प्यारी है तो रानी को हमारे पास भेज दो। यह सुनकर पूरे मेवाड़ में शोक और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। हर राजपूत का खून खौल उठा कि हमारे राजा के साथ ऐसा छल हुआ है। रानी पद्मावती इस खबर से विचलित हुई, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। वह जानती थीं कि अब बल से नहीं बल्कि बुद्धि और कूटनीति से काम लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपने सबसे विश्वासपात्र सेनापतियों गोरा और बादल को बुलाया। गोरा और बादल काका भतीजे थे और उनकी वीरता की मिसाल पूरे राजपूताना में दी जाती थी। रानी ने उनके साथ मिलकर एक बहुत ही गुप्त और चतुर योजना बनाई। उन्होंने खिलजी को संदेश भेजा कि रानी पद्मावती उसके पास आने को तैयार हैं, लेकिन रानी ने शर्त रखी कि वह अपनी 700 दासियों के साथ आएंगी। उन्होंने कहा कि मेरी दासियां भी मेरे साथ पालकियों में आएंगी और उनकी पालकियां सीधे राजा रतन सिंह के तंबू के पास ही रुकेंगी। खिलजी यह सुनकर खुशी से पागल हो गया कि उसका सपना पूरा होने वाला है। उसे लगा कि राजपूत अब हार मान चुके हैं और रानी खुद उसके पास आ रही हैं। उसने बिना किसी जांच पड़ताल के रानी की सारी शर्तें मान लीं। चित्तौड़ के किले से 700 पालकियां सज धज कर नीचे उतरीं, लेकिन उन पालकियों में दासियां या रानी पद्मावती नहीं थीं। हर पालकी में मेवाड़ के सबसे खूंखार और वीर योद्धा हथियार लेकर बैठे थे। पालकियों को उठाने वाले कहार भी साधारण मजदूर नहीं, बल्कि वेश बदले हुए सैनिक ही थे। खिलजी के सैनिक जश्न मनाने में डूबे हुए थे कि रानी आ रही हैं। वे शराब के नशे में थे और उन्होंने पालकियों की तलाशी नहीं ली। पालकियों का काफिला सीधे खिलजी के शिविर के बीचों बीच पहुंच गया। कहा गया कि रानी अपने पति से आखिरी बार विदा लेना चाहती हैं। जैसे ही पालकियां राजा के तंबू के पास पहुंची, उनमें से लोहार निकले। उन्होंने पलक झपकते ही राजा रत्न सिंह की लोहे की बेड़ियां काट दीं। तभी एक जोरदार शंखनाद हुआ और पालकियों से राजपूत वीर कूद पड़े। खिलजी की सेना को संभलने का एक पल भी मौका नहीं मिला। अचानक हुए इस हमले से उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजपूत वीरों ने हर हर महादेव के नारे लगाते हुए दुश्मन को काटना शुरू किया।
गोरा और बादल ने उस दिन अद्भुत शौर्य का परिचय दिया। बादल अभी उम्र में बहुत छोटा था, लेकिन उसकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। उन्होंने राजा रत्न सिंह को सुरक्षित एक तेज घोड़े पर बैठाया और किले की तरफ भेज दिया। गोरा ने अपने कुछ साथियों के साथ खिलजी की सेना को वहीं रोके रखा। वह एक विशाल चट्टान की तरह दुश्मनों के सामने अड़ गए ताकि उनका राजा दूर जा सके। इस भीषण संघर्ष में सेनापति गोरा ने सैकड़ों दुश्मनों को मार गिराया। उनका शरीर घावों से भर गया था, लेकिन उन्होंने तलवार नहीं छोड़ी। अंत में अनगिनत घाव लगने के बाद गोरा ने वीरगति प्राप्त की। नन्हा बादल भी अपनी वीरता दिखाते हुए अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गया। राजा रत्न सिंह सुरक्षित किले में पहुंच गए और किले के भारी द्वार बंद कर दिए गए। जब खिलजी को असलियत पता चली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अपनी बेइज्जती और हार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और किले पर चौतरफा हमला बोल दिया। अब उसने किले का राशन पानी पूरी तरह से बंद कर दिया। किले के अंदर अनाज का एक एक दाना कीमती हो गया था। कई महीनों तक यह घेराबंदी चलती रही और स्थिति बदतर होती गई। राजा रत्न सिंह ने देखा कि अब रसद पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो घुटने टेक दें या लड़कर मर जाएं। राजपूतों ने एक बैठक की और सर्वसम्मति से लड़ने का फैसला किया। उन्होंने साका करने का निर्णय लिया, जो राजपूतों का अंतिम युद्ध होता है। इसका अर्थ था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, बस दुश्मन को मारना है और मरना है। उधर महल के अंदर रानी पद्मावती ने भी अपना कठोर निर्णय ले लिया था। वह जानती थीं कि यदि युद्ध में हार हुई तो दुश्मन उनकी अस्मिता को नहीं बख्शेंगे। राजपूत वीरांगनाओं के लिए अपना सम्मान अपने जीवन से भी बढ़कर था। रानी पद्मावती ने जौहर करने का संकल्प लिया, जो पवित्र अग्नि स्नान था। महल के विशाल आंगन में चंदन, घी और नारियल से एक विशाल चिता सजाई गई। रानी ने अपनी दासियों और अन्य रानियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन हमारा स्वाभिमान अमर है। हमें उस पवित्र अग्नि में समा जाना है ताकि कोई म्लेच्छ हमें छू भी न सके। 16,000 वीरांगनाओं ने अपने सुहाग के लाल जोड़े पहने। उन्होंने अपने हाथों में पूजा की थाली ली और होठों पर कुलदेवी का नाम लिया। वातावरण में एक अजीब सी शांति और एक दैवीय पवित्रता थी। रानी पद्मावती सबसे आगे चल रही थीं, जैसे कोई देवी स्वर्ग की ओर जा रही हो। पुरुष उधर केसरिया बाना पहनकर अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। इधर रानियां अग्निकुंड की परिक्रमा कर रही थीं और मंत्र पढ़ रही थीं। अग्नि धधक उठी और उसकी लपटें आसमान छूने लगीं। एक एक करके सभी वीरांगनाएं उस पवित्र आग में कूद गईं। देखते ही देखते हजारों स्त्रियां राख के ढेर में बदल गईं। न कोई चीख थी, न कोई दर्द था, बस धर्म और सम्मान की रक्षा का संतोष था। जब जौहर की लपटें शांत हुईं, तब किले के विशाल द्वार खोले गए। राजा रत्न सिंह अपने वीरों के साथ भूखे शेरों की तरह बाहर निकले। उनके सिर पर केसरिया साफा था और आंखों में मौत का तांडव था। खिलजी की सेना विशाल थी, लेकिन राजपूतों के हौसले के आगे बौनी लग रही थी। मैदान में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों तरफ खून की नदियां बह गईं। एक एक राजपूत ने 10-10 दुश्मनों को मौत के घाट उतारा। राजा रत्न सिंह ने अंत तक वीरता से युद्ध किया और खिलजी की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन संख्या बल में कम होने के कारण अंततः वे वीरगति को प्राप्त हुए। सभी राजपूत योद्धा अपनी मिट्टी के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। जब युद्ध का शोर थमा तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी जीत का जश्न मनाते हुए किले में घुसा। वह सीधे महल की ओर लपका, जहां उसे रानी पद्मावती के मिलने की उम्मीद थी, लेकिन किले के अंदर उसे गहरा सन्नाटा और मौत का मातम मिला। वहां कोई जीवित प्राणी नहीं था, बस हवाओं में उदासी थी। जब वह जौहर स्थल पर पहुंचा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वहां केवल राख का एक विशाल ढेर था, जिससे अभी भी आंच निकल रही थी। हवा में जले हुए मांस की गंध नहीं, बल्कि एक अजीब सी पवित्र सुगंध थी। खिलजी को वहां न रानी मिली, न कोई दासी और न ही कोई जीत। उसने दीवारों को तो जीत लिया था, लेकिन वह मेवाड़ की आत्मा को नहीं जीत पाया था। उस राख के ढेर ने खिलजी के अहंकार को हमेशा के लिए जलाकर खाक कर दिया था। वह निराश होकर वहां से लौटा और उसकी यह जीत हार से भी बदतर हो गई। रानी पद्मावती का यह बलिदान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि भारतीय नारी फूल भी है और आग भी। चित्तौड़ का यह जौहर हमें याद दिलाता है कि आत्मसम्मान का मूल्य क्या होता है। सदियां बीत गईं, लेकिन आज भी उस जौहर कुंड की मिट्टी पूजी जाती है। लोक गीतों में आज भी गोरा बादल और रानी पद्मावती की गाथाएं गाई जाती हैं। अलाउद्दीन खिलजी की कब्र आज वीरान है, लेकिन पद्मावती का नाम हर जुबान पर है।
यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि परिस्थितियों से कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। हमें गर्व है अपनी इस महान विरासत और उन महान पूर्वजों पर। तो दोस्तों, आज हमने उस महान बलिदान को याद किया जिसने भारत का मस्तक ऊंचा किया। आज हमने जाना कि मेवाड़ की मिट्टी में बलिदान का क्या महत्व है। मैं आशा करता हूं कि चित्तौड़ की इस वीर गाथा ने आपके अंदर भी देशभक्ति की भावना जगा दी होगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास और यह ऐतिहासिक कहानी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक उन अमर बलिदानियों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही गौरवशाली इतिहास के पन्ने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने इतिहास पर गर्व करें। जय हिंद, जय भारत।